The chapter that we will be dealing with is gravitation. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट ग्रेविटी इज. देखो ग्रेविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत पहले से लोग ढूंढ रहे थे, कि समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है ग्रेविटी, कैसे कोई चीज़ दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है विदाउट सीमिंगली टचिंग इट, राइट. अगर मैं यहाँ से एक पेन को छोड़ दूँ तो ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है, यानी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है. सो कैसे विदाउट टचिंग इट ये रेस्ट से मोशन में आ गया, इस पर कैसे क्या कौन सा फोर्स लग गया था. सो बहुत सारे लोग पहले से इंट्रीग थे अबाउट दिस क्वेश्चन. इवन यू कैन सी कि ये तब से चला आ रहा है लाइक ग्रीक फिलोसोफर्स पहले, एंड देन यू हैव एरिस्टोटल, उसने भी इस पर तबसरा बोल सकते हैं किया. यू हैव गैलीलियो, यू हैव टाइको ब्राही, कोपरनिकस भी है, यू हैव अगेन दिस योहानस केपलर, देन यू हैव न्यूटन, राइट. बहुत सारे लोग पहले से ग्रेविटी पे काम कर रहे थे. लेट्स से गैलीलियो एंड टाइको ब्राही, दे वर द पीपल हु सेड के अर्थ या अदर प्लैनेट जो वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन सर्क्यूलर ऑर्बिट. दे डिडंट मेंशन स्पेसिफिकली बट दे सेड कि इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. एंड देन केपलर वाज द पर्सन हु सेड कि घूम तो रहे हैं प्लैनेट सन के इर्द गिर्द बट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट. ठीक है, बट ही वाज नॉट एबल टू से कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस फोर्स की वजह से आप इस पे घूम रहे हैं. And then this person Newton, he said कि the basic force that is, it is the force of gravitation. And he gave the maths involved in this, that is F is equal to G m1 m2 by r square. So you can see कि ये देखो ये चीज़ें तो हमें पहले बाद में भी पढ़नी है कि टाइको ब्राही ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा, केपलर ने क्या कहा, इसी तरह कोपरनिकस ने क्या कहा. बहुत सारे ऐसे दिस इंडियन मैथमेटिशियंस भी बहुत सारे, उन्होंने भी क्या कहा, से बाद में देखेंगे. इट इज जनरल कि न्यूटन ही वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसने ग्रेविटी पे बात की. बहुत सारे लोग इससे पहले भी, इनफैक्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड इफ यू सी, आपने नाम सुना होगा इब्न सीना का, इब्न सीना, इब्न बाजा, देन देयर वाज अल बिरूनी. इनको अगर आप गूगल करोगे ना, दे हैव आल्सो वर्कड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी. तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी इस पर बहुत काम हो रहा था. ठीक है, ग्रीक वर्ल्ड में भी इस पर बहुत काम हो रहा था. एंड देन जो बंदा था जिसने इस पर लाइक सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर मैथ दिया, यानी एक बुक लिखी इस पर, दैट वाज न्यूटन हु गेव दिस लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. एक और चीज़ लोगों को लगता है कि बस न्यूटन पे फुल स्टॉप हो गया, नहीं, न्यूटन से भी आगे. एंड देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस गाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. इसने भी ग्रेविटी पे काम किया और इसने न्यूटन की ग्रेविटी को क्रॉस किया. इसने बोले गलत बोल रहा है न्यूटन, ठीक है, बट उसमें हमें नहीं जाना है. हमें आपका जो सिलेबस है दैट इज ओनली पर्टेनिंग टू दिस, न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या कहा. सो ये इसलिए जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ न्यूटन वाज द ओनली पर्सन जो ग्रेविटी के बारे में सोच रहा था. देयर वर मेनी पीपल बिफोर न्यूटन जो ग्रेविटी के बारे में सोच रहे थे, कैसे विदाउट टचिंग अ ऑब्जेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो, यानी फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, सो टुडे वी विल सी कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेज कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके पास मास m1 है और इसके पास मास m2 है. सो इनके पास मास होने की वजह से, मास इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास होने की वजह से ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. और जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. एंड लेट्स से दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है. And Newton said it will be indirectly proportional to the square of the distance between them. It will be indirectly proportional to the square of the distance between them. That is, F is directly proportional to m1. Oh yes, that is F is directly proportional to m1 m2, and F is inversely proportional to square of the distance between them. And then once you combine and give a proportionality constant, that is G, you have the equation G m1 m2 divided by r square. ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो दो बॉडीज एक दूसरे पर लगाती हैं. क्यों लगाती है? क्योंकि उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास की है. मास की वजह से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है. अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इस तरह लेट्स सपोज आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. चार्ज है,
चार्ज भी एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से भी कोई फोर्स लगता है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको हम कहते हैं, यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, राइट, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ये किस वजह से है, एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसको हम चार्ज कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पे जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो मास है, जिसकी वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी की फोर्स आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि ये जो g है इसका जो वैल्यू होता है, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, g इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका ये वैल्यू है। अब हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो लिख लो या आई मेक यू राइट इट। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ g, ठीक है। Let's see the characteristics. Characteristics of the force of gravity. Once I talk about the characteristics, इसका मतलब होता है ये वो characteristics जो आपको खुद भी समझ आएंगे, right? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी आपने अगर समझा होगा ग्रेविटी को, आपको खुद इजीली आ जाएगा। देखो एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव, सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। कैरेक्टरिस्टिक मतलब सिर्फ इसी के साथ रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक अट्रैक्टिवनेस है? नहीं, सिर्फ अट्रैक्टिवनेस नहीं है, यू कांट पुट अ फुल स्टॉप, वो रिपल्सिव भी है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल कर देते हैं। लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी का ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो दैट इज अट्रैक्टिव, ठीक है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव। सेकेंड इज द फोर्स इज सेंट्रल। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स होता है कि अगेन जो भी मैंने दिखाया, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये सेंटर टू सेंटर इनकी डिस्टेंस मान लो r है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये इसके सेंटर टू सेंटर तक एक्ट करेगा, यानी अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, सो बॉडी 1 बॉडी 2 पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, मीन्स इसको अपनी तरफ खींचेगी, और इस फोर्स को मैं मान लेता हूँ फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है। 2 पर फोर्स लगाया, 1 ने, कौन सा फोर्स है वो, F21। इसी तरह जो है 2 1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो फोर्स कौन होगा, ऑन वाला पहले लिखता है, किस पर लग रहा है, 1 पर, किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस हमेशा सेंटर टू सेंटर की लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, यानी अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे, फोर्स F21, फोर्स F12, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये वाली जो ड्राइंग है, ये गलत है, क्योंकि हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब होता है फोर्स तो एक्ट कर रहा है, इधर पे भी कर रहा था फोर्स एक्ट, बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स हो गया, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट of the medium. Now what does it mean independent of the medium? Independent of the medium का मतलब होता है, अभी आपने दो ऑब्जेक्ट्स को लाओ और उनको वैक्यूम या एयर में रखो, और जो उन पर फोर्स एक दूसरे पर वो एक्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेट्स से दैट इज F। F इज द फोर्स जो ये इस पर लगा रहा है, यानी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, या सेकंड फर्स्ट पे लगा रहा है। अब इसी को मीडियम चेंज करके पानी में डाल दो, इस F फोर्स में कोई फर्क आ जाएगी, चेंज आ जाएगी? वी से नो चेंज। ये F फोर्स इंडिपेंडेंट है मीडियम का, आप कैसा भी मीडियम रखो तो ये फोर्स हमेशा हर मीडियम में सेम आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम। इसी को कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गया? ठीक है। और हम कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट, the law of gravitation is valid only for point masses. Now what are point masses? Point masses होता है, सपोज मैं कहूं कि एक गाड़ी है, ठीक है,
सो उसकी सपोज जो लेंथ है गाड़ी की दैट इज लेट्स से 3 मीटर्स एग्जाम्पल लेते हैं। गाड़ी की लेंथ कितनी है? 3 मीटर, ठीक है। और ये जा रही है ट्रिप पे, और ये जा रही है ट्रिप पे लेट्स से 30 किलोमीटर्स, नॉट 30, लेट्स टेक 3 किलोमीटर, जनरल ट्रिप पे जा रही है 3 किलोमीटर, सिंपल, ठीक। नाउ 3 किलोमीटर अगर मीटर्स में देखोगे दैट इज 3000 मीटर्स। अब इसको देखो, ये 3000 मीटर है और ये इसकी अपनी लेंथ देखो, ये क्या है? 3 मीटर। ये इसके सामने नेग्लिजिबल है, राइट। सो जब मैं इस गाड़ी की मोशन स्टडी करूंगा ना, मैं मानूंगा कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट मास, ठीक है। पॉइंट मास समझ आ गया? पॉइंट मास होता है कि अगर इसकी डायमेंशन देखोगे ना, वो इसकी जो इसने ट्रिप कवर किया उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। 3 मीटर क्या हुआ? कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू 3000। सो हम नेग्लेक्ट करते हैं इसके डायमेंशन, वही से इट इज अ पॉइंट। सो ये पॉइंट मास है। अब ग्रेविटी में देख लो इसी चीज को। सपोज आप अर्थ को ले लो और सन को ले लो। अर्थ का रेडियस होता है कितना है? 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। इसी तरह इसका भी देखो, इसका रेडियस मुझे याद नहीं है, तो वो भी लेट्स सपोज इससे तो काफ़ी ज़्यादा ही होगा, किलोमीटर, सॉरी नॉट मीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ह्यूज होती है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, इट इज़ वेरी मच ह्यूज एज कम्पेयर टू देयर डायमेंशंस, करेक्ट। सो हम क्या करते हैं, हम इसके डायमेंशंस को तब नेग्लेक्ट कर लेंगे जब मैं अर्थ और सन की बात कर रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ दोनों का एज पॉइंट मासेस। ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, क्योंकि काफ़ी सिवरल 100,000 किलोमीटर्स इनके बीच में डिस्टेंस होती है, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता कितनी होती है, गूगल कर लो। बट अगर देखोगे कि वो 6400 से काफ़ी ज़्यादा होगा। जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है ना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू देयर डायमेंशंस। हेंस वी नेग्लेक्ट द डायमेंशंस एंड वी से दे आर पॉइंट मास, दे टेंड टू एक्ट पॉइंट मासेस। सो वही जब ग्रेविटी का लॉ हम बोलते हैं ना, F = g m1 m2, वहाँ m1 और m2 को हम पॉइंट मासेस मानते हैं, यानी उनके डायमेंशंस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द डिस्टेंसेस ओवर विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स, ठीक है। समझ आ रहा है? एक और, we say कि your gravitation is an internal force, that is gravitational force ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इज एन इंटरनल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्स इज समथिंग which does not change the total mechanical energy of the object। सर के ऊपर से गया, इसको समझो ऐसे। देखो ये सपोज तो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, क्लिफ पे, और इस बॉल को आप नीचे की तरफ भेज रहे हो। यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। उसके बाद जब आप इसको नीचे भेज रहे हो, ये गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। जो ये नीचे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। वाई? पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे वो क्या होता है? mgh, यानी इट इज अ फंक्शन ऑफ h। व्हाट इज h? हाइट। तो जब ये नीचे नीचे आ रहा है, इसकी हाइट कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। ये कम हो रहा है, तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, राइट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब जब ये नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। तो आप देख रहे हो कि जो ही ये नीचे आता है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशन, खींच रहा कौन है? ग्रेविटी का फोर्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। लेकिन अगर आप देखोगे, ऐड करोगे दोनों को, तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी वहां से मिलेगी दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो ऊपर थी ना, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही नीचे भी होगी। ऊपर देखो, ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी तो वो मैक्सिमम थी क्योंकि टॉप हाइट पर था, लेकिन क्या इसके पास कोई वेलोसिटी थी? वेलोसिटी जीरो थी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तब मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। लेट्स सपोज दोनों को ऐड करके टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो मिल रही है मुझे 10 जूल्स मिल रही है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल गिव्स यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट इज 10 जूल्स, राइट। अब जब मुझे 10 जूल्स मिल रही है टोटल एनर्जी इसकी, ठीक है,
अब जब आप नीचे आओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी पहले क्या थी 0, सो 0 से इंक्रीज, लेट्स से 0 1 2 3 4 और क्या हो गई है 5 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से क्या हो रही है डिक्रीज, लेट्स से ये 10 थी तो 10 से आ जाएगी किस पे 5। अगेन अगर आप ऐड करोगे ना 5 + 5 वो अगेन क्या होता है 10, ठीक। नीचे जब ये आएगा, नीचे जो इसकी बिल्कुल टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और हाइट सपोज 0 हो गई, हाइट 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, वेलोसिटी मैक्सिमम से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दोनों को ऐड करो अगेन आपको क्या मिल जाएगा 10 जूल, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट। सो इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से इसकी नेट मैकेनिकल जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है, उसकी नेट मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है। एक्सटर्नल फोर्सेस को ले लो, सपोज आपके फ्रिक्शनल फोर्सेस है या एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस है, उससे क्या हो जाता है उसकी नेट मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, नेट काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, दोनों को प्लस करके जो नेट मैकेनिकल आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लीव दैट सिंपल। एक इंटरनल फोर्स वो फोर्सेस है जो सिस्टम के जो मैकेनिकल एनर्जी नेट है ना उसको चेंज नहीं करते, दैट इज ओनली कांस्टेंट। अगर चेंज नहीं करते तो करते क्या है, कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी को, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को किस में, दूसरी एनर्जी में, जैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि चेंज नहीं करते, नेट सेम रहता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को ये समझ भी नहीं आया सर के ऊपर से गया सो डजंट मैटर, सिंपल याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक और हम कहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 पॉइंट, वी से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। यहां पे मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बोलूंगा, वाई, क्योंकि आप जब पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ोगे ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे मैं पाथ इंडिपेंडेंट समझाऊंगा अच्छी तरह क्या होता है। इधर पे सिंपल याद रखो, बाय द वे अगर इंटरनल फोर्स है ना तो इसका मतलब भी होगा कि ये क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगेन वो फोर्सेस जो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस अगेन मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अदर फॉर्म दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और रिवर्स में काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। दे आर सिंपली पाथ इंडिपेंडेंट। एक एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ लो, अदरवाइज ये डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा। सपोज अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको एट हाइट h लिया, तो इसमें कितनी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। फिर आपने इसको दूसरी हाइट पर रखा, लेट्स सपोज इस हाइट पर, ये कितनी है h डैश। अब जाके जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें है ये अर्थ है समझो, ठीक है, वो कितनी होगी mg h डैश, क्लियर। अब एक काम करो, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से घुमा 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 के दूसरा पाथ ले रहे हो ना, उस पाथ से आके यहाँ पे रख दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या चेंज हो जाएगी, वही रहेगी, वही रहेगी, mgh ही रहेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। बट अगेन इसको थोड़ा बहुत और डिटेल में आगे रखेंगे, तो ठीक है समझ आ गया। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स बोले थे ग्रेविटेशन में। सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पे जो फोर्स होता है इट इज directly proportional to product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. This thing inversely proportional to the square of the distance between them, इसी को हम कहते हैं कि your force of gravity follows inverse square law, inverse square law, इसी को कहते हैं inverse square law, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपने पढ़ा होगा, it is equal to k q1 q2 divided by r square, charge product of the charges, and divide by again square of the distance between the two charges। so ये भी follow क्या करा, inverse square law। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो होता है ये इंटरनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, राइट। सकता कि दिस लॉ इज फॉलोड बाय पॉइंट मासेस, राइट। सो दीज वर 6 और 7 पॉइंट्स जो आपने स्टडी किए, इनको अच्छी तरह से फिर से देखो, रिवाइंड करो इस वीडियो को, अच्छी तरह फिर से समझो। आगे हम देखेंगे व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।